Hello students, welcome back to my YouTube channel Management by Miss Bushra. So in the last lecture we have discussed the functions of management and उसमें हम सिर्फ planning topic को ही discuss कर पाए थे, right? So today we will try to cover all the functions of management which are remaining, that is organizing, staffing, directing and controlling. So let's start with the topic that is organizing. तो starting with the topic organizing. सी इन जनरल लाइफ मतलब कॉमन कंटेक्स्ट में हम बहुत बार ये टर्म को यूज़ करते हैं ऑर्गेनाइजिंग. वी से ऑर्गेनाइज योर थिंग्स, वी से आई नीड टू ऑर्गेनाइज डिफरेंट थिंग. तो बेसिकली ऑर्गेनाइज वर्ड का मतलब क्या होता है कि आपका जो भी काम है आप प्लान तो कर चुके हैं बट आपको ऑर्गेनाइज करना होगा. मीन्स आपको जितने भी आपके पास रिसोर्सेज हैं उनका सारी चीज़ों का आप प्रॉपर अलॉटमेंट कर दें, आपको सारी चीज़ें क्लियर हों, सही जगह पे हों, तो कहीं ना कहीं उसको हम कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग. लेट्स से आपको अपनी कबर्ड ऑर्गेनाइज करनी है तो आप क्या कर रहे हो, आप सारी जितनी भी बुक है वो सारी चीज़ें आप उनको उनकी जगह पे प्रॉपरली सेक्शंस में डिवाइड करके लगा रहे हैं. तो आप क्या कर रहे हैं, आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं. नाउ अब हम मैनेजमेंट के कंटेक्स्ट में ऑर्गेनाइजिंग की अगर बात करते हैं तो एज़ पर हेनरी फ्योल, to organize a business is to provide it with everything useful for its functioning, that is raw material, tools, capital and personnel. तो बेसिकली हेनरी फ्योल की जो डेफिनेशन है ऑर्गेनाइजिंग की, उसका सिंपल सा मतलब क्या है कि आप एक जब बिज़नेस को ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं तो उसका सिंपल सा मतलब है आप उसको सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे वो एक ऑर्गेनाइजेशन, जिससे वो एक बिज़नेस चल पाए. मींस आपके पास रॉ मटेरियल होना चाहिए, टूल्स होने चाहिए, पैसा होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए, लोग होने चाहिए. तो जब ये सारी चीज़ें आपके पास हैं और सही जगह पे है तो आपने क्या किया, आपने ऑर्गेनाइजिंग करी है. Okay, now as per Chester Bernard, organizing is a function by which the concern is able to define the role positions, the jobs related and the coordination between authority and responsibility. See, एक organizing तो आपका हो गया in context of all the things, all the resources, कि सारी चीज़ों को available करवाना, raw material, tools, people, कैपिटल. इस कंटेक्स्ट में भी ऑर्गेनाइजिंग की एक डेफिनेशन आ जाती है. दूसरी डेफिनेशन ऑर्गेनाइजिंग की ऐसे आ सकती है कि जब हम लेट्स से रोल पोजीशंस क्लियर कर दें, हम जॉब किसको कौन सी जॉब करनी है, मींस किसको कौन सा काम करना है, किसकी क्या पोजीशन रहेगी, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, हु इज़ गोइंग टू रिपोर्ट टू होम, किसकी कौन सी अथॉरिटी है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है. जब हम ये क्लियर कर देते हैं तो दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. तो ऑर्गेनाइजिंग इज़ समथिंग विच इज़ इन कंटेक्स्ट ऑफ allotment of resources also is organizing. When you are clarifying all the roles, responsibilities and positions of people, of employees also is organizing. Now we come towards the process of organizing. So the first process is identification of activities. देखिए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज़ से सिंपल मतलब ये है कि आपको सबसे पहले कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी बिज़नेस है, आपको पता होना चाहिए कि उसमें हमें कौन कौन से काम करने होंगे, कौन कौन से टास्क, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करनी होंगी. लेट्स से अगर आपका एक शू फैक्ट्री है तो उस शू फैक्ट्री में आपने देखा कि बहुत सारे हमें प्रोडक्शन करना है, ऑपरेशंस करना है, ह्यूमन रिसोर्स भी हमें चाहिए है, उनसे भी बहुत सारे काम करवाना है. तो बेसिकली आपने देखा कि आपके बिज़नेस को चलाने के लिए आपने बहुत सारी एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई किया. देन कम्स डिपार्टमेंटलाइजेशन. डिपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब है आपने जिन एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई किया है अब आप उसकी ग्रुपिंग करेंगे. ग्रुपिंग इस सेंस में करेंगे जो सेम या कॉमन टास्क होंगे आप उनको एक कैटेगरी में डालेंगे और बाकी उसी तरीके से आप ग्रुपिंग करेंगे. जैसे कि जितने भी ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं वो एक कैटेगरी में आ जाएंगी, जितनी भी एक्टिविटीज़ मार्केटिंग से रिलेटेड हैं वो एक कैटेगरी में आ जाएंगी. तो दिस वे यू आर गोइंग टू ग्रुप द एक्टिविटीज़. नाउ थर्ड कम्स असाइनिंग ड्यूटीज़. असाइनिंग ड्यूटी से मतलब है कि अब आपने
ग्रुपिंग भी कर लिया एक्टिविटीज़ की, तो नाउ यू आर गोइंग टू अलॉट दी ड्यूटीज़। अब आप लोगों को वो ड्यूटीज़, वो टास्क अलॉट करेंगे, असाइन करेंगे। लेट्स से अगर आप मार्केटिंग के जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, आप डिफरेंट लोगों को आपने अलॉट कर दिया कि आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है ना, आपको ये काम करना है। और जब आप अलॉट करते हैं ड्यूटीज़, तो आप ऑब्वियसली एक पोजीशन, एक डेजिग्नेशन, एक अथॉरिटी भी डेलीगेट कर रहे हैं। तो हेयर यू आर गोइंग टू क्लासीफाई दी अथॉरिटी ऑल्सो, कि मार्केटिंग मैनेजर होगा, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव होगा, असिस्टेंट मैनेजर होगा। तो दिस वे यू आर गोइंग टू क्लासीफाई द अथॉरिटी। ओके, नाउ फोर्थ इज इस्टेब्लिशिंग द रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। तो यहाँ पे अब आपको ये क्लियर करना है कि हु इज़ गोइंग टू रिपोर्ट टू होम। जैसे हर ऑर्गेनाइजेशन में एक स्ट्रक्चर होता है कि मेरे ऊपर ये है, मेरे उनके ऊपर ये है, या मेरे अंडर ये लोग आएंगे। तो ये जो एक हायरार्की है, एक स्ट्रक्चर है, वो आप उसको बिल्कुल क्लियर करेंगे। आपको यहाँ पे रिपोर्टिंग रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करना, हु इज़ गोइंग टू रिपोर्ट टू होम। ओके, सो नाउ वी कम टूवर्ड्स दी बेनिफिट्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। तो ऑर्गेनाइजिंग के क्या क्या बेनिफिट्स हैं? लाइक ऑर्गेनाइजिंग सपोर्ट्स प्लानिंग एंड कंट्रोल एक्टिविटीज़ बाय एस्टैब्लिशिंग अकाउंटेबिलिटी एंड एन अप्रोप्रिएट लाइन ऑफ अथॉरिटी। इसका मतलब क्या हो गया कि जब हम ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो हमारी जो प्लानिंग एक्टिविटीज़ हैं और जो लास्ट का जो फंक्शन है मैनेजमेंट का, कंट्रोल एक्टिविटीज़ हैं, उसमें ऑर्गेनाइजिंग एक अकाउंटेबिलिटी एंड अप्रोप्रिएट लाइन ऑफ अथॉरिटी स्टैब्लिश करती है। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग में हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, एक तो प्रॉपर अलॉटमेंट ऑफ रिसोर्सेज कर रहे हैं, और दूसरा हम क्या कर रहे हैं, हायरार्की बना रहे हैं, क्लियर स्ट्रक्चर बना रहे हैं, हु इज़ गोइंग टू रिपोर्ट टू होम। तो उससे क्या हो रहा है कि जो प्लानिंग और कंट्रोल एक्टिविटीज़ हैं उनको करने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि हमें क्लियर लाइन ऑफ अथॉरिटी पता है। Okay, second is it helps an individual develop a clear picture of the task a manager is expected to accomplish. तो ऑब्वियसली क्योंकि हमारी सारे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्लियर हैं, यहाँ पे हमने असाइन करी थी ड्यूटी सबको, हमें एक हायरार्की पता है, तो ऑब्वियसली क्या है, एक क्लियर पिक्चर हमारे माइंड में है कि हमें क्या काम करना है, हम किसके लिए अकाउंटेबल हैं। थर्ड इज़ ऑर्गेनाइजिंग क्रिएट्स चैनल ऑफ कम्युनिकेशन एंड द सपोर्ट डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल। तो ऑर्गेनाइजिंग अगेन, क्योंकि हम इसने अगेन हायरार्की क्लियर है, तो जो चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है वो क्लियर है, वो एक अच्छा चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है, उससे स्मूथ डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल भी होगा। देन फोर्थ इज़ ऑर्गेनाइजिंग हेल्प्स मेंटेन द लॉजिकल फ्लो ऑफ वर्क एक्टिविटीज़। तो ऑर्गेनाइजिंग किस में हेल्प करती है? जो काम हो रहे हैं, जो वर्क एक्टिविटीज़ हैं, वो इसका फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन जो है, जो हायरार्की है, जो फ्लो है, वो स्मूथ और क्लियर रहे। Then it helps the organization make efficient use of its resources and avoid conflict and duplication of effort. तो ऑर्गेनाइजिंग क्या करती है? जैसे मैंने बताया दो कंटेक्स्ट में, एक तो अलॉटमेंट ऑफ रिसोर्सेज ऑर्गेनाइजिंग के अंदर आता है, तो इसमें क्या हो रहा है, एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। ऑर्गेनाइजिंग जो है मेक श्योर कर रही है कि रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो, जिससे कोई भी कॉन्फ्लिक्ट या डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट को हम अवॉइड करें। And last is organizing coordinates activities that are diverse in nature and helps build harmonious relationship among the members involved in those activities. This simply means that because organizing is making sure that the line of hierarchy and structure is clear, तो उससे क्या हो रहा है कि वो activities जो कि diverse in nature है और वो सारी चीज़ें डिवाइड हो रही हैं, सबको बट रही है वो एक्टिविटीज़, किसको क्या काम करना है, किसकी क्या हायरार्की है, ये क्लियर है, जिसकी वजह से हम उन एक्टिविटीज़ को सही से परफॉर्म कर पा रहे हैं। और आप बिकॉज ऑफ दैट लाइन ऑफ हायरार्की हमारी जो रिलेशनशिप है एक दूसरे से, हु इज़ गोइंग टू रिपोर्ट टू होम, एक हार्मोनियस रिलेशनशिप भी हम मेंटेन कर पा रहे हैं। सो दीज वर द बेनिफिट्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। सो नाउ वी कम टूवर्ड्स द टॉपिक दैट इज़ स्टाफिंग। अब देखिए, प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया। ऑर्गेनाइजिंग में हमने बेसिकली क्या किया, हमने जो हायरार्की है, जो स्ट्रक्चर है हमारे ऑर्गेनाइजेशन का कि कितने लोग होंगे, वो क्लियर हो गया। लेट्स से जो स्ट्रक्चर होता है कि इनके अंदर ये होगा, जनरल मैनेजर होगा, उसके नीचे असिस्टेंट मैनेजर होगा, कहीं कहीं पे असिस्टेंट मैनेजर्स नहीं भी होते हैं, डिपेंड्स ऑन दी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो अब हमें स्टाफिंग में मेनली जो स्ट्रक्चर हमने बनाया है ऑर्गेनाइजिंग में, हम
उसमें मैन पावर को फिल करेंगे। लेट्स से हमने हर डिपार्टमेंट के अंदर एक एक जनरल मैनेजर डाला है, तो जनरल मैनेजर कौन होगा, किसे अपॉइंट करना है, वो हम यहाँ पे डिसाइड करेंगे। तो स्टाफिंग बेसिकली आफ्टर यू हैव decided the hierarchy or structure of your organization, now at this point you are going to do the manning process, means you are going to fill those positions with manpower। और जब आप ये करेंगे तो आपको ध्यान रखना है सबका एक्सपीरियंस, कैलिबर, स्किल्स, क्वालिफ़िकेशंस, एक्सपर्टीज़, ये सारी चीज़ों को कंसिडर करते हुए you have to put the right person on the right job. This is what staffing is. Now when you are actually trying to do this staffing process, तो आपको साथ में ये भी ध्यान रखना है कि कहाँ कहाँ पे किस किस कैंडिडेट को आगे चल के ट्रेनिंग की ज़रूरत हो सकती है, डेवलपमेंट की ज़रूरत हो सकती है, डिफरेंट अदर एक्टिविटीज़, जैसे कि क्या हमें मोर रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है, मोर रिक्रूटमेंट की ज़रूरत है, हमें किस तरीके का सिलेक्शन प्रोसेस करना है, ये सारी चीज़ें भी साइड वाइज आपको कंसीडर करना होगा। आपको ये भी देखना होगा कि हम अपॉइंट तो कर रहे हैं या लोगों को डिफरेंट पोजीशन पे तो डाल रहे हैं, हम उनका कंपनसेशन पैकेज कैसा रखेंगे, लगभग परफॉर्मेंस अप्रेजल कैसा रहेगा, प्रमोशन कैसा रहेगा, करियर प्लानिंग किस तरीके से करेंगे, कर सकते हैं, ये सारे एस्पेक्ट्स भी आप स्टाफिंग के अंदर कई बार कंसीडर कर सकते हैं, उसी के अंदर भी आ सकता है। बेसिकली स्टाफिंग मीन्स पुटिंग राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब when you have created the hierarchy structure and the position, now you have to just put in the people on the right places. This is staffing. So here you can see the staffing process which we are going to study, which I am going to tell you in detail one by one. This is the staffing process. So ये जो process है staffing process, सीक्वेंस क्या रहेगा, ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। स्पेशली इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द नेट, यू हैव टू रिमेंबर ईच एंड एवरीथिंग, द सीक्वेंस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो सबसे पहले स्टाफिंग प्रोसेस में नंबर 1 पे आता है मैन पावर प्लानिंग। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपको कितने लोगों की ज़रूरत है। यू हैव टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ़ पीपल, नंबर ऑफ़ स्टाफ रिक्वायर्ड, किस तरीके का स्टाफ चाहिए, मीन्स उनमें क्या स्किल्स होने चाहिए, क्या कैलिबर होने चाहिए, किस तरीके की क्वालिफ़िकेशन ज़रूरत है। सो ये सारी चीज़ें आप किसके अंदर आती है, इसके लिए एक टर्म है वर्कलोड एनालिसिस एंड वर्कफोर्स एनालिसिस। तो वर्कलोड एनालिसिस का मतलब होता है, जैसे सपोज़ आपने एक न्यू ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट किया है, न्यू बिज़नेस है आपका, तो वर्कलोड एनालिसिस में आप डिटरमाइन करते हैं नंबर एंड टाइप ऑफ पीपल विच आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द टास्क। कितने लोग और किस तरीके के लोगों की ज़रूरत है टास्क को परफॉर्म करने के लिए, वो होता है आपका वर्कलोड एनालिसिस। वर्कफोर्स एनालिसिस का मतलब है कि कितने नंबर एंड टाइप ऑफ पीपल आर ऑलरेडी अवेलेबल इन योर ऑर्गेनाइजेशन, तो कितने लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी हैं और किस तरीके के लोग हैं, वो होता है वर्कफोर्स एनालिसिस। जब हम वर्कफोर्स एनालिसिस करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे यहाँ ओवर स्टाफ है, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा लोग प्रेजेंट हैं, या अंडर स्टाफिंग है, तो उसी हिसाब से उसी के अकॉर्डिंग हम एक्शन लेते हैं। ओके, सो दिस वाज मैन पावर प्लानिंग। सेकंड आता है प्रोसेस में आपके रिक्रूटमेंट। तो रिक्रूटमेंट क्या है? रिक्रूटमेंट पहली चीज़, यू हैव टू रिमेंबर दैट रिक्रूटमेंट इज़ अ पॉजिटिव प्रोसेस। पॉजिटिव प्रोसेस क्यों है? क्योंकि रिक्रूटमेंट बेसिकली वो प्रोसेस है जहाँ पे जैसे ही हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कोई पोजीशन वेकेंट है और उसका हमें एडवर्टीज़मेंट देना है, ताकि हम चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ़ लोग हमारे उस पोस्ट के लिए अप्लाई करें, जिससे हम एक लार्ज पूल ऑफ कैंडिडेट्स का एप्लीकेशन जब हमारे पास आ जाएगा तो हम ज़्यादा अच्छी चॉइस कर सकते हैं। लेट्स से अगर आपने ज़्यादा एडवर्टीज़मेंट नहीं किया, ज़्यादा जगह एडवर्टाइज़ नहीं किया आपकी वैकेंसी को, तो कुछ ही लोगों को पता चला, लेट्स से 20 लोगों ने आपके उस पोस्ट के लिए अप्लाई किया, तो क्या होगा, आपको उन 20 में से ही सेलेक्ट करना होगा। बट आपने जब जितना ज़्यादा एडवर्टाइज़ किया है
आपकी वैकेंसी के बारे में प्रमोट किया है, तो क्या होगा, लेट्स से 100 लोग आपके उस एक पोस्ट के लिए अप्लाई किए, तो उन 100 लोगों में से आप सबसे बेस्ट पर्सन को चूज़ कर सकते हैं। तो रिक्रूटमेंट इज़ अ प्रोसेस बाय विच यू आर एक्चुअली motivating the people all around to come and apply for that vacant position. So that's why it is a positive process, because it is actually attracting, stimulating the people to come and apply for the jobs in the organization. तो आपने रिक्रूटमेंट किया सेकेंड पॉइंट में। थर्ड में आपने करना है सिलेक्शन। अब जो भी लोगों ने अप्लाई किया उसमें से आप सिलेक्शन करेंगे, बेस्ट लोगों का सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन के लिए एक लंबा प्रोसेस है जो हम आगे पढ़ेंगे इन डिटेल इन वन ऑफ द क्लास। तो सिलेक्शन जब आप करेंगे तो एक एक प्रोसेस जैसे जैसे होगा उसमें आप अंडर जो लेस क्वालिफाइड हैं, जो अनडिज़ायरेबल कैंडिडेट्स हैं, आप उनको रिजेक्ट करते जाएंगे और जो सबसे सूटेबल, जो सबसे बेस्ट होगा वो उसको आप सेलेक्ट करेंगे। दैट इज़ वाई सिलेक्शन इज़ अ नेगेटिव प्रोसेस। देन फोर्थ पे आता है आपका प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। नाउ प्लेसमेंट का मतलब है आपने यहाँ पे क्या किया कि वो पर्सन, प्लेसमेंट एक्चुअली रेफर्स टू द एम्प्लॉय ऑक्यूपाइंग द पोजीशन और पोस्ट फॉर विच द पर्सन हैज़ बीन सेलेक्टेड। तो प्लेसमेंट का सिंपल सा मतलब है कि जो भी पर्सन, जब सिलेक्शन हुआ है, जिस भी पोस्ट के लिए सिलेक्शन हुआ है, उस पर्सन को उस पर्टिकुलर पोस्ट पे प्लेस करना, उसको ऑक्यूपाई करवाना, उस पोजीशन को, उस पोस्ट को, उसी को हम बोल रहे हैं, हमने क्या किया, उसे प्लेस किया, प्लेसमेंट हुआ है। और ओरिएंटेशन का मतलब है, ओरिएंटेशन और इंडक्शन काफ़ी मिलते जुलते हैं, बट देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन टू ऑफ देम। तो ओरिएंटेशन का मतलब ये होता है कि जब हम इंट्रोड्यूस करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, जिनको हमने न्यूली ज्वाइन कराया है, जिनको हमने सेलेक्ट किया है, और बेसिकली इंट्रोड्यूस करते हैं और उनको फेमिलियर फील करवाते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आपको इस तरीके से काम करना है, ये हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है, ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज़ है। तो वो जो हम कर रहे हैं वो क्या है, ओरिएंटेशन है। जैसे आपने देखा होगा कि कोई भी स्कूल या कॉलेज देखा होगा कि जैसे कॉलेज में क्या होता है, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स जब आते हैं उनका जो पहला दिन होता है वो क्या होता है, ओरिएंटेशन होता है। ओरिएंटेशन में बेसिकली उनको पूरे दिन बैठालते हैं, उनको बेसिकली सारी चीज़ें कॉलेज के बारे में बताते हैं कि ये आपके डायरेक्टर हैं, ये आपका ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल है, ये आपके एचओडीज़ हैं, ये आपके फैकल्टीज़ हैं, ये कॉलेज के रूल्स हैं, ये आपके कॉलेज के चीफ प्रॉक्टर है, डिसिप्लिन हेड है। तो इससे क्या होगा कि नया बच्चा जब आ रहा है तो उसको कॉलेज के डायरेक्शंस पता है कि कैंटीन कहाँ पे है, मेस कहाँ पे है, लाइब्रेरी कहाँ पे है, ये सारी चीज़ें, उसको रूम नंबर पता हो, किसको उसके कौन सी कंसर्न कंप्लेन या इशू है वो किसको रिपोर्ट करना है, किसे कहना है उसे, जिससे कि न्यू स्टूडेंट को एक फेमिलियर फील हो। उसी तरीके से जब एक एम्प्लॉय भी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करता है नया, तो उनको भी इसी तरीके से ओरिएंटेशन कराया जाता है, टू मेक देम फील फेमिलियर, टू मेक देम फेमिलियर विद द ऑर्गेनाइजेशन रिगार्डिंग इट्स रूल्स, रेगुलेशंस एंड पॉलिसीज़। दूसरा इसी में आता है इंडक्शन। Induction is more like it is the process of introducing or orienting a new employee to the organization. The new employees are familiarized with their units, supervisors and fellow employees. They are also informed about the working hours, tea, coffee breaks, etc. तो induction more of work. ओरिएंटेशन एक एंटायर ऑर्गेनाइजेशन के कंटेक्स्ट में हमने ओरिएंटेशन किया था। इंडक्शन उनका जो काम है, उन्हें क्या काम करना है, कैसे काम करना है, काम को लेके ज़्यादा जब हम डिटेलिंग उनको दे रहे हैं तो दैट इज़ रिलेटेड टू इंडक्शन। ओके, उसके बाद आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में क्या है, जिन भी न्यू एम्प्लॉयज़ को हमने सेलेक्ट किया है, अब हमें ये देखना है कि उनके अंदर कौन सी नेसेसरी स्किल ऑलरेडी प्रेजेंट है और कौन सी स्किल एब्सेंट है या जिसे ग्रूम करने की ज़रूरत है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस करवाएंगे, जिससे उन्हें वो चीज़ हम सिखा सकें। ओके, उसके बाद आता है आपका कॉम्पनसेशन या रेम्यूनरेशन। कॉम्पनसेशन बेसिकली डील करता है सैलरीज एंड वेजेस से। नाउ यू हैव टू डिसाइड एज एन, जब भी कोई न्यू एम्प्लॉय ने ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया है तो हम डिसाइड करेंगे कि उसका सैलरी कितना रखा जाए, उसके वेजेस कितना रखा जाए, उसे क्या क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हम दें, रिवॉर्ड्स, बोनस, फ्रिंज बेनिफिट्स, दीज आर ऑल्सो पार्ट ऑफ रेम्यूनरेशन एंड कॉम्पनसेशन। तो ये सारे फैक्टर, ये सारी चीज़ें आपकी आती हैं कॉम्पनसेशन के अंदर। फिर आता है आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल।
परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब ये है कि एम्प्लॉई की जो भी परफॉर्मेंस रहेगी, जो भी उसकी करंट परफॉर्मेंस है उसको हम मेजर कर रहे हैं, उसको इवैल्यूएट कर रहे हैं, रेटिंग कर रहे हैं, ताकि आगे चल के हम उसको उसी के अकॉर्डिंग उसको अगर उसने अच्छा परफॉर्म किया है तो उसी के अकॉर्डिंग डिसीजन ले पाएँ। जैसे कि आपका डिसीजन रिलेटिंग टू प्रमोशन, उसका इंक्रीमेंट कितना करना है, तो ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल के अंदर। फिर लास्ट आता है आपका प्रमोशन, ट्रांसफ़र एंड करियर प्लानिंग। तो प्रमोशन, ट्रांसफ़र एंड करियर प्लानिंग में आपने क्या किया, परफॉर्मेंस अप्रेजल कर लिया, आपको पता चल गया कि किस एम्प्लॉय ने कैसा परफॉर्म किया है, तो उसके बेसिस पे आप ये डिसाइड करेंगे कि किसका प्रमोशन करना है, किसका कहाँ पे ट्रांसफ़र करना है। ट्रांसफ़र आपका एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में भी हो सकता है, जहाँ पे आपका सिटी या टाउन भी चेंज हो सकता है। ट्रांसफ़र आपका एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में भी हो सकता है। प्लस आपको करियर प्लानिंग का डिसीजन भी आप ले सकते हो। यहाँ पे हमें देखना है कि एम्प्लॉय का एक्चुअली करियर ऑब्जेक्टिव क्या है, किस तरीके से वो अपने करियर को ग्रो करना चाहता है, किस लिए उसने हमारी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया है, कैसा उसका परफॉर्मेंस है। तो उसके बेसिस पे आप उसके लिए करियर प्लानिंग भी कर सकते हैं, जहाँ पे उसे गाइड भी कर सकते हैं, प्लस उसको नेसेसरी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स भी डिज़ाइन करा सकते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। नेक्स्ट आपका आता है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग को हम यहाँ पे लीडिंग भी कह सकते हैं। डायरेक्टिंग मतलब क्या हो गया, डायरेक्शंस देना। जो भी एम्प्लॉयज़ आपके अंडर काम करें, आप उनको क्या करेंगे, डायरेक्शंस देंगे, ताकि वो सही से काम कर पाएँ। उन्हें पता हो कि कोई पर्सन है उनको जो मोटिवेट करने के लिए, गाइड करने के लिए, इंस्ट्रक्शन देने के लिए प्रेजेंट है, तो उससे क्या होगा, वो और अच्छे से काम करेंगे और उनको पता होगा कि अगर इन केस उनको कोई भी कन्फ्यूजन पैदा होती है तो वो किसके पास उन्हें जाना है। तो यहाँ पे अब देखिए लीडिंग का मतलब क्या है। लीडिंग या डायरेक्टिंग एक चीज़ है यहाँ पे। तो लीडिंग इज़ डिफाइंड एज द मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ इन्फ्लुएंसिंग, मोटिवेटिंग एंड डायरेक्टिंग पीपल टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ गोल्स। तो सिंपल सा मतलब है कि लीड करना या लीडिंग का मतलब क्या हो गया, जहाँ पे हम अपने एम्प्लॉयज़ को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। लीडर कौन होता है, लीडर वही पर्सन है जिसके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि वो अपने फॉलोअर्स को मोटिवेट कर पाए, इन्फ्लुएंस कर पाए, और वो फॉलोअर्स उसके बताए हुए, उसके डायरेक्शंस पे, उसके फुटस्टेप्स पे, उसके पाथ पे चलें। तो लीडिंग मीन्स basically you are influencing, motivating and directing your people so that they are able to achieve the goals of organization। तो जब हम लीडरशिप की बात करते हैं तो लीडरशिप के अंदर 3 मेन एलिमेंट्स आ जाते हैं, सुपरविजन, मोटिवेशन और कम्युनिकेशन। सुपरविजन, जहाँ पे आप सुपरवाइज़ कर रहे हैं, लीडर क्या कर रहा है, सुपरवाइज़ कर रहा है अपने एम्प्लॉयज़ को, मोटिवेट कर रहा है उनको और उनसे नेसेसरी कम्युनिकेशन कर रहा है, 2 वे कम्युनिकेशन हो रहा है। उनको कोई प्रॉब्लम है तो वो अपने लीडर को बता रहे हैं और लीडर भी उनको मोटिवेट करता जा रहा है, उनसे कम्युनिकेट करता जा रहा है जहाँ पे भी एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। सो नाउ वी कम टूवर्ड्स द लीडरशिप स्टाइल। तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, वैसे बहुत सारी लीडरशिप स्टाइल है जो हम कुछ नेक्स्ट यूनिट्स में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम बेसिकली मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हम 5 लीडरशिप स्टाइल्स के बारे में बात कर रहे हैं। पहली है आपकी ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। तो ऑटोक्रेटिक या अथॉरिटेरियन लीडरशिप स्टाइल का मतलब है, नाम से ही हमें पता चल रहा है कि वो लीडर जो होगा वो सिर्फ अपनी चलाएगा। ही इज़ द बॉस एंड ही विल ओनली लिसन टू वट ही इज़ सेइंग, नॉट टू अदर्स। वो ये नहीं चाहेगा कि वो अपने आइडियाज़, लोग अपने सजेशन उस तक पहुँचाएँ, रादर उसने जो कह दिया वही आपको करना है। ओके तो यहाँ पे बेसिकली लीडर यानी कि 1 पर्सन कंट्रोल्स ऑल द डिसीजन एंड ही टेक्स वेरी लिटिल इनपुट्स फ्रॉम अदर पीपल। तो यहाँ पे जितने भी चॉइसेस और डिसीजंस होते हैं ऑटोक्रेटिक लीडर्स के, वो उनके खुद के इंटेलेक्ट, खुद के बिलीव्स और पे डिपेंडेंट होते हैं, रादर ही डू नॉट टेक एनी सजेशन और एडवाइस फ्रॉम अदर पीपल। ओके सेकेंड आता है आपका पार्टिसिपेटिव स्टाइल या डेमोक्रेटिक स्टाइल। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे जो लीडर्स है वो डिफरेंट लोगों से यानी कि अपने एम्प्लॉयज़ से सजेशंस, उनके आइडियाज़ लेगा, जिससे क्या होता है कि उनको इम्पोर्टेंस फील होती है, उन्हें लगता है कि हाँ हमारे आइडियाज़ भी हमारे ओपिनियंस, हमारे आइडियाज़ काफ़ी वैल्यूबल हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हालांकि वो करता वही है जो उसे करना है, लेकिन
कम से कम उन्हें जब आप दूसरों को मौका दे रहे हैं कुछ बोलने का, उनके सजेशन ले रहे हैं, तो उनको भी उतना कुछ इम्पोर्टेंट फील होगा। ओके, नाउ थर्ड इज़ फ्री रेन और लेसेस फेयर स्टाइल, लीडरशिप स्टाइल। तो यहाँ पे क्या होता है कि लीडर प्रेजेंट ज़रूर है, लेकिन उसने अपने एम्प्लॉयज़ को फ्रीली छोड़ दिया है। वो कह रहा है कि आपको ये काम करना है, अब आप देख लो आप किस तरीके से करोगे। तो यहाँ पे काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी और काफ़ी फ्रीडम होता है एम्प्लॉयज़ के पास, तो वो अब काफ़ी क्रिएटिव होते हैं। यहाँ पे उनको मोटिवेशन भी खूब मिलता है, क्रिएटिविटी फैक्टर भी काफ़ी होता है। यहाँ पे जैसे ही एम्प्लॉयज़ को ज़रूरत होगी, जब जब ज़रूरत होगी अपने बॉस की, अपने लीडर की, तो एट दैट मोमेंट ही इज़ डेफिनेटली प्रेजेंट, बट ही डू नॉट एक्चुअली इंटरफेयर्स अ लॉट। जैसे पार्टिसिपेटिव या ऑटोक्रेटिक में क्या हो रहा है कि हर चीज़ वो से जो करना है या वही सारे इनपुट्स ले रहा है, लेकिन यहाँ पे उसने काफ़ी हद तक अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके हाथ में चीज़ों को छोड़ दिया है। फिर आता है ट्रांजैक्शनल लीडरशिप। तो ट्रांजैक्शनल लीडरशिप, नॉर्मल जो लीडर्स होते हैं वो ट्रांजैक्शनल लीडर्स होते हैं। बेसिकली ये क्या करते हैं कि इन्हें अपने ऑर्गेनाइजेशन का, मान लीजिए, काम निकलवाना है, ऑब्जेक्टिव्स को परफॉर्म कराना है, तो वो अपने एज अ लीडर अपना काम कर रहे हैं, अपने एम्प्लॉयज़ के लिए खड़े हैं साथ में और उनको मोटिवेट करेंगे, इन्फ्लुएंस करेंगे साथ में। बेसिकली वो अट्रैक्ट कर सकते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को कि आप टाइमली काम करेंगे, सही अच्छा काम करेंगे तो आपको रिवॉर्ड्स दे दिए जाएंगे, आपका इंक्रीमेंट लगेगा, आपको बोनस मिलेगा, आपका कैश प्राइज़ मिलेगा। तो ये जनरल तरीके होते हैं काम को निकलवाने के। तो ये जो लीडरशिप स्टाइल है ये क्या है? ट्रांजैक्शनल लीडरशिप, जो रूटीनली हम फॉलो करते हैं अक्सर। और फिर लास्ट जो आता है आपका वो है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, जो एक बड़ा चेंज लाने की कोशिश कर रहा है। वो लीडर जो बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लाने की कोशिश कर रहा है, चेंज एजेंट की तरह काम कर रहा है। तो ये लीडर आपका जो है वो एक लॉन्ग टर्म में विज़न को अचीव करने के लिए लगा हुआ है, बड़े बड़े चेंजेस लेके आ रहा है। वो अपने फॉलोअर्स को इंस्पायर कर रहा है विद हिज विज़न कि ये हमें अचीव करना है, इस तरीके से हमें बनना है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंकरेजमेंट, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन होगा, एम्पावर करेगा अपने एम्प्लॉयज़ को। जैसे कि हम कोई भी बड़े बड़े लीडर्स देख लें, कोई पॉलिटिकल लीडर्स देख लें, अब्दुल कलाम देख लें, या कोई भी आप एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, वो सोसाइटी में बड़ा चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे लीडर्स जो एक ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन लाने की कोशिश करते हैं, उनको हम कह सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर। अब हमारा लास्ट टॉपिक, लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आता है, वो है कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग का मतलब ये है कि ये एक ऐसा मैनेजमेंट फंक्शन है जहाँ पे हम बेसिकली इवैल्यूएशन, चेकिंग, मॉनिटरिंग का काम करते हैं। अब आपने प्लानिंग कर ली, ऑर्गेनाइजिंग कर ली, स्टाफिंग कर ली, डायरेक्टिंग कर ली, आपके पास एक्चुअल परफॉर्मेंस सामने है। अब आप एक्चुअल परफॉर्मेंस जो निकल के आई है उसको जज करेंगे, मॉनिटर करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे, कंट्रोल करेंगे। कंट्रोल कैसे करेंगे? आपने जब प्लानिंग करी होगी तो आपने ये डिसाइड किया होगा वेयर आई वांट टू गो, what was planning was where we are and where we are supposed to go. It bridges the gap between where we are and where we want to go. तो कंट्रोलिंग में आप क्या देख रहे हैं कि what is the actual performance and what I wanted to achieve. So when you are comparing, when you are evaluating, when you are monitoring the performance, तो आपके सामने बहुत सारे एरर्स निकल के आएंगे, बहुत सारी गलतियाँ निकल के आएंगी, और जैसे ही वो गलतियाँ निकल के आएंगी तो यू नीड टू टेक द करेक्टिव एक्शन। यही है कंट्रोलिंग। अब देखिए, कंट्रोलिंग लास्ट फंक्शन है मैनेजमेंट का। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन की प्लानिंग जब हो जाएगी, ऑर्गेनाइजिंग जब हो जाएगी, स्टाफिंग जब हो जाएगी, डायरेक्टिंग हो जाएगी, तो हम लास्ट में करेंगे कंट्रोलिंग। नहीं। और अगर हम लास्ट में करेंगे तो हम क्या, जितने सारे एरर्स निकल के आएंगे हम उनको कहाँ से सही करेंगे? तो कंट्रोलिंग जो होता है वो साइड वाइज चलता ही रहता है। ऑर्गेनाइजेशन में काम परफॉर्म हो रहे हैं, लेकिन साइड वाइज कंट्रोलिंग भी होती जा रही है, ताकि जैसे जैसे काम होते जा रहे हैं हम उसी वक्त रेक्टिफाई कर पाएँ कि क्या क्या चीज़ें गलत जा रही हैं, क्या चीज़ें ऐसी हैं जो हमें अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव तक अचीव करने में हमें रोकेंगी। तो we are actually, so controlling function is a process where we monitor, where we evaluate the current performance with the actual performance or with the desired performance,
एंड व्हेन वी डू सो वी विल कम अप विथ 3 थिंग्स। या तो जो हमने सोचा होगा वो वैसा ही होगा, तो हमें कोई एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, या हमने जो सोचा है उससे भी बेहतर है, उससे भी बेटर है, तो ऑब्वियसली हम बहुत खुश हो जाएंगे, हमें कोई एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। या जो हमने सोचा था उससे बहुत ही कम लो कैटेगरी का, लो ग्रेड का परफॉर्मेंस है, तो नेसेसरी है यहाँ पे एक करेक्टिव एक्शन को लेना। तो यहाँ पे हम रेक्टिफाई करेंगे एंड वी नीड टू टेक द करेक्टिव एक्शन। दिस इज़ व्हाट कंट्रोलिंग इज़। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है कि प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग बोथ आर इंटर रिलेटेड। हाउ, कैसे इंटर रिलेटेड है कि प्लानिंग में हमने डिसाइड किया कि व्हाट आई वांट टू अचीव, वेयर वी आर एंड वेयर आई वांट टू गो, एंड कंट्रोलिंग में हमने डिसाइड ये पता चल रहा है कि वेयर आई एम एंड व्हाट वाज द डिज़ायर्ड परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे इस तरीके से प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर इंटर रिलेटेड। नाउ कंट्रोलिंग के स्टेप्स क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले वी नीड टू सेट द स्टैंडर्ड्स। तो हमारे सामने पहले क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस की किस चीज़ से हमें कंपेयर करना है। दूसरा पॉइंट, हम परफॉर्मेंस को क्या करेंगे, मेजर करेंगे। ये मेजरमेंट हम डिफरेंट टूल्स की हेल्प से कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपका आता है कंपेयर परफॉर्मेंस। आपने मेजर कर लिया परफॉर्मेंस को, अब आपको एक्चुअल और डिज़ायर्ड परफॉर्मेंस को कंपेयर करना है और यहीं पे आपके डेविएशंस फाइंड आउट होंगे, और जब डेविएशंस फाइंड आउट होंगे तो आप क्या लेंगे, करेक्टिव एक्शंस। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। आई होप you would have understood all the things, and if you have any sort of doubt please post in the comment section. And yes, अगर आपको चीज़ें समझ में आई हैं, if you have enjoyed, if you have learned through my video, then I am very grateful. And अगर आपको अच्छा लगा तो please like, share and subscribe to my YouTube channel. Keep learning and thank you for watching.